नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपन बात कर रहे थे वहां पर पुराने पेपर्स की, और पुराने पेपर्स के अंदर हमने कुछ सवाल निकाले भी थे और ये कहा था आपसे कि मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेक्शन में कुछ बचे हुए सवालों के साथ में जो कि प्रीवियस पेपर्स में आपसे पूछे गए थे, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो उसी एक्सप्लेनेशन के साथ में नए सवाल से अपन शुरू करते हैं। हमने 8 सवाल पहले निकाल लिए थे, अब यहां पर बारी है दोस्तों आपकी 90 सवाल की। देखो सवाल क्या है, गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या पूछा अगले ने, हमें एक वाक्य दिया और उस वाक्य का कौन सा वॉइस आपका पैसिव वॉइस, कृतवाच्य या कर्मवाच्य। हमसे क्या पूछा, कृतवाच्य पूछा है या कर्मवाच्य पूछा है। वो देखिए, वी सो देम गो आउट, हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। तो पहली बात तो हमारा वाक्य शुरू किससे हुआ, देखो सवाल ये है अपना वी से, और वी यहां पर क्या है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से शुरू होने वाला वाक्य क्या कहलाता है, असर्टिव कहलाता है। मतलब क्या बोला जाएगा आपका, साधारण बोला जाएगा। सो क्या है वो आपका सेकंड फॉर्म, देम क्या है ऑब्जेक्ट। बाकी मुझे मतलब नहीं, आराम से निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो देम का सब्जेक्ट बताओ क्या बन जाएगा आपका, वहां पर दे बन जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म एक्टिव से पैसिव में चेंज किस में होता है, वोज या वर में होता है। तो दे बहुवचन है, बताओ दे के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां सो का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा आपका, सीन रहेगा। तीनों क्या भाई, सी सो सीन, और बचा हुआ अपन लिख ही देंगे। ठीक है, तो यहां पर अपना बचा हुआ पार्ट कौन सा है बताओ, देखिए आपका गो आउट। अब आपको ये गौर करना कि ये गो क्या है, वर्ब है, सीन भी क्या है, वर्ब है। तो इन दोनों को मैं जोड़ किससे दूंगा, टू से जोड़ दूंगा। वर्ब को वर्ब के साथ तुरंत बाद में तो लिखा नहीं जाता ना जनरली, तो हम क्या करते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ने के लिए या तो आगे वाली वर्ब को हम ले जाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, और या फिर हम जोड़ देते हैं आपका टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वी है, उसको अपन चाहें तो लिख भी सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं आपका बाई अस, ऐसा भी कहा जा सकता है। और आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वी को अनइंपोर्टेंट माना जा सकता है, बिना महत्व का। ये डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस के ऑप्शंस के ऊपर। तो वन बाई वन अपन चेक करते हैं। देखो यहां पर दे सीन, ये तो होने का मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है नहीं इसमें। फिर दे वर सीन टू गो आउट, जो हमने मिलाया वैसा है। फिर गोइंग आउट वॉज सीन बाई अस, कौन सब्जेक्ट है इसमें, इसकी जानकारी नहीं है। फिर देखो दे आर, वॉज या वर होना चाहिए तो आर लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, दे वर सीन टू गो आउट। और चाहे तो आप इसमें क्या देख सकते थे, बाई अस भी वहां पर देख सकते थे। चलते हैं अगले सवाल पर। चूज द राइट कनेक्टिव, आपको वहां पर सही संयोजक शब्द चाहिए। कनेक्टिव, कनेक्टिव का अगर हिंदी मीनिंग लेते हैं तो वो हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा आपका, संयोजक शब्द या फिर योजक शब्द। कंजक्शन वाला पार्ट वही तो है आपका। तो अभी तक जो पेपर पर निकाले उनमें पहली बार कौन सा सवाल आ रहा है, कनेक्टिव का आ रहा है। एंड फिल इन द ब्लैंक, और खाली स्थान को भरना, मतलब मीनिंग पर डिपेंड करेगा। सवाल क्या है, द वेदर वॉज टेरिबल, हमारा जो मौसम है वो काफी भयावह या डरावना या खराब था। तो टेरिबल का मतलब क्या होता है आपका, आप इसे भयावह कह सकते हैं या फिर आप इसे डरावना कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से हद से ज्यादा जो खराब मौसम है वो भी कहा जा सकता है। ब्लैंक, वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम, हमने वहां पर हमारे कार्यक्रम है उसको देरी से करने का, उसे स्थगित करने का, आगे बढ़ाने का निश्चय किया। ठीक है, डिले का मतलब यहां पर किससे लिया जाएगा आपका, स्थगित करने का या फिर आपका आगे बढ़ाने का। स्थगित करने का या फिर आप टर्म क्या दे सकते हैं, आगे बढ़ाने का, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। और डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, निश्चय किया। तो द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम इतना भयावह था, डरावना था, खराब था कि हमने ये निश्चय किया कि हम अपने कार्यक्रम को क्या कर दें, स्थगित कर दें या फिर आपका आगे की ओर बढ़ाएं। तो यहां ये टर्म जो आ रहा है उसमें सबसे पहले इन सब का मीनिंग देख लो। ये देन है, इस देन को अपन क्या पढ़ेंगे, तब, तभी। और देयरफॉर, देयरफॉर को अपन क्या पढ़ सकते हैं आपका,
इसलिए, या इसे क्या पढ़ा जा सकता है आपका, अतएव, इसलिए या अतएव। इफ को अपन पढ़ते हैं तो इफ को अपन क्या पढ़ सकते हैं बताओ, यदि, काश, या फिर टर्म क्या आएगा, अगर। और बट को हम क्या पढ़ सकते हैं बताओ आपका, लेकिन, किंतु, परंतु, ये वाला। अब इन निकालो कि द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम काफी भयावह था, मौसम काफी खराब था। वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू डिले आर प्रोग्राम, कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा देते हैं या स्थगित कर देते हैं। तो मौसम खराब था इसलिए या इसी खातिर हमने ये निश्चय किया। तो इसलिए का अर्थ देने वाला बताइए इसमें कौन सा मिल जाएगा आपको, वहां पर देयरफॉर मिल जाए। आराम से बाकी आंसर आपको पता चल रहा है। देन का या इफ का या बट का ऐसा कोई मीनिंग वहां पर नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वेदर आपका खराब था तभी ना, बल्कि आपको यह बताना पड़ेगा, इसलिए कारण दे दिया और कारण के साथ में आप क्या बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं। पहले कारण की जानकारी आ रही है और फिर आपकी परिणाम की जानकारी आ रही है। अगले सवाल पे चलें। चूज द करेक्ट टेंस। यहां पर आपको टेंस फॉर्म का सीधा सीधा सवाल में लिख के रखा है अगले ने कि आपसे क्या पूछ रहा है, टेंस पूछ रहा है, टेंस का टॉपिक है। देखिए जरा सवाल क्या है। आई एम सॉरी, मैं मुआफी चाहता हूं। आई ब्लैंक एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और कुछ भी नहीं जानता हूं। तो यहां पर सीधा सीधा पार्ट है नहीं जानने वाला। तो आपको इसमें ऑप्शन में एक चीज देखनी है, वहां से पकड़ लेंगे। देखो हैव दिया हुआ है, गौर करना, हैव दिया हुआ है और हैव के साथ में आप सारे जानते हैं क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब ये न्यू थर्ड है या सेकंड है, सेकंड है। न्यू के तीनों फॉर्म क्या है, नाउ, न्यू, नॉन है, जबकि हमें पता होना चाहिए इसके साथ में लगने वाले अपने जो फॉर्म हैं वो बताओ क्या है आपके, वहां पर थर्ड में आना चाहिए, तो गलत हो गया। फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी मॉडल नहीं है तो आप नॉट कैसे लगा सकते हैं, सीधा ही हेल्पिंग वर्ब भी मॉडल होना चाहिए। और नाउड, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, नाउ में ईडी जोड़ दिया, कोई शब्द ही नहीं है। फिर नाउ क्या है, परसेप्शन का वर्ब है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है, इसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है। तो आपके तीनों ऑप्शन हट गए, ये लो अपने आप आंसर आपका निकल आया। अब ये आंसर क्या आया वो सुनना। अगला ये कह रहा है कि मैं इस बारे में माफी चाहता हूं कि भैया मुझे तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने अनजाने में तुम्हें कह दिया, पता चला है तो इसके लिए माफी चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कहता। तो यहां देखो डिड भी दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा है आपका, एन अपॉस्ट्रोफी टी, कहीं कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है। ये तीनों ऑप्शन तो व्याकरण के आधार पर ही क्या है आपके, अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बस इतना ही है कि इसमें कोई पहचान का शब्द नहीं दिया तो बाकी तीन ऑप्शन आप उतार लो। अगर इनकी आप बात करते हो तो यहां कोई समस्यात्मक हिस्सा आपका निकलकर नहीं आता है जी। ठीक है, तो इजीली आप यहां पर इन्हें कवर कर सकते हो कि आई एम सॉरी आई ब्लैंक एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी समस्याओं के बारे में कुछ भी वहां पर नहीं जानता था। अगले सवाल पर आइए। ये जो आंसर्स आपको मिल रहे हैं, इन आंसर्स को आप साथ साथ में क्या कर सकते हैं, आपका लिखते चल सकते हैं। अलग से आपका वहां पर आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका आंसर क्या है, देयरफॉर है। और इस वाले का आंसर आप देखते हैं तो क्या रहेगा आपका, डिडंट नो या डिडंट नो। हम क्या कह सकते हैं, डिडंट नो कह सकते हैं या फिर आपका डिडंट नो कह सकते हैं। फिर अगला, यूज द करेक्ट सफिक्स। आपको क्या करना है, यहां पर सही प्रत्यय जोड़ना है। सफिक्स को अपन हिंदी में क्या कह देंगे, आपका प्रत्यय कह देंगे, ये आपको ध्यान देना है। सफिक्स को हिंदी में आप क्या कह देते हैं बताओ, आपका प्रत्यय कह देते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहां जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। तो आपको शब्द का पता होना चाहिए कि सर इसके साथ में कौन सा प्रीफिक्स वहां पर आता है। देयर वॉज ए ग्रीन ब्लैंक लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, वहां खिड़की से हरी रोशनी आ रही थी। तो ग्रीन के साथ में आप देखते हैं कि एल-वाई नहीं जुड़ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ग्रीन के साथ में आपका एफ-यू-एल फल भी नहीं जुड़ता है और एस-ओ-एम ये भी नहीं जुड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या है आपका, आई-एस-एच। अब इसमें कोई आपका तरीका नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। भाई पता होना चाहिए कि ग्रीन का क्या बनता है, ग्रीनिश बनता है। ठीक है भाई, इसमें एल-वाई नहीं जुड़ेगा, इसमें एफ-यू-एल नहीं जुड़ेगा, इसमें एस-ओ-एम-ई नहीं जुड़ेगा। इस तरीके से आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां टर्म क्या आ जाएगा बताओ, आपका आई-एस-एच मतलब ग्रीनिश।
जैसे अपन ग्रीन की बात कलर वाली बताते हैं तो 2-4 वर्ड देखोगे तो आराम से नजर आ जाएगा। जैसे ब्लैक से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैकिश। वैसे वाइट से बनाएंगे तो वाइट से क्या हो जाएगा बताओ, वाइटिश। अगर ब्राउन से बनाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा आपका, ब्राउनिश। और अगर येलो से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, येलोविश, येलो। अब यहां से पता चल रहा है कि ये सारे टर्म बताओ किससे जा रहे हैं, आपका ISH से जा रहे हैं। तो ये अपना आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले सवाल पर, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह हिस्सा चुनिए विच इज इनकरेक्ट। विच इज इनकरेक्ट का मतलब जो अशुद्ध है। यहां पर यह छांटना है कि कहां वाक्य में त्रुटि है, वाक्य में आपकी गलती कहां है, यह आपको वहां पर छांट कर देखना है जी। सवाल यहां से शुरू हुआ। हमारा पहला ऑप्शन, आर ऑफिस, हमारा कार्यालय इज नियर टू द एयरपोर्ट। कहां है आपका, वहां पर एयरपोर्ट के पास में है। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट हियर, इसलिए आपके लिए काफी आसान रहेगा कि आप यहां पर आ जाएं। ठीक है, तो गौर ये करना जरा हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है। देखिए सेंटेंस दे रहा है कि आर ऑफिस, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको ही निकालना है आपका। ठीक है, अब इसमें टर्म क्या रहेगा आपका कि हमारा ऑफिस है वो कहां है आपका, वो देखिएगा इसके अंदर अपने पास में कि नियर टू द एयरपोर्ट, मतलब आपका हवाई अड्डे के पास में है। सो इट विल बी, इसलिए ये अच्छा रहेगा आपका कि आप वहां पर क्या करें बताओ, देखें आराम से आ जाएं। यहां पर पहुंचने के लिए आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब ये जो टर्म आ रहा है इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि आपके पास में नियर का जो प्रेपोजिशन पार्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, जैसे यहां पर आपको इतना ध्यान देना है कि सिंपल सी बात है कि नियर जो पास वाला शब्द है उसके साथ में आप क्या नहीं लगाते बताओ, आपका टू नहीं लगाते हैं। और अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर या तो नियर रखें, टू को हटा दें। और अगर आप इनको नहीं टू को रखना ही चाहते हैं तो आप यहां पर ऐसा लगा सकते हैं, कौन सा, नेक्स्ट टू। लेकिन गलती यहां है, आर ऑफिस अपनी जगह सही है, सो इट विल बी इजी अपनी जगह सही है, फॉर यू टू गेट हियर सही है। कोई चीज पास होती तो इट इज नियर मी, इट इज नियर टू मी नहीं है, इट इज नियर मी, मेरे पास में है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं नेक्स्ट टू, तब भी चलेगा। लेकिन गलती कहां मिलेगी आपको, वहां पर नियर टू के अंदर। और जो गलत हिस्सा है वही अपना क्या बनेगा, वहां पर आंसर बन जाएगा। तो एरर कौन से में है, दूसरे में है। तो ये लीजिए अपना आंसर, और बाकी बची हुई चीजें हैं उनको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ये अपना आंसर नहीं है। लेकिन गौर करो, बड़ा सिंपल सा पार्ट, आर ऑफिस में कोई एरर नहीं, सो इसलिए इट विल बी इजी, आसान रहेगा। देखो इट सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, प्लस में आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया। फिर किसके लिए, आपके लिए, टू गेट हियर, यहां नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, नहीं भी जानते थे तो भी इसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। अगले सवाल पे आना जरा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो अब तक जितने सवाल आपने पढ़े हैं उसमें तीसरी बार कौन सा टॉपिक आ रहा आपका, प्रीपोजिशन का। सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा सवाल आपका प्रीपोजिशन वाला सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है। अब सवाल यहां पर क्या वो पढ़ना, वॉट शी सैड, जो कुछ उसने कहा, एग्रीज, वह इस बात से सहमति जताता है। वॉट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, जो कुछ मैंने पहले से सुन रखा है। जो कुछ कहती है वो इस बात से क्या है, सहमति जताती है कि वहां पर मैंने क्या सुन रखा है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपके पास में एक वर्ड है एग्री, और एग्री के साथ में फिक्स्ड में प्रीपोजिशन इस तरीके से आती हैं, जैसे एग्री के साथ में आपका एट भी लगता है, एग्री के साथ में आपका विद भी लगता है, एग्री के साथ में आपका टू भी लगता है। अब मुझे ज्यादा इसे खंगालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहां पर अपने ऑप्शन के अंदर एट, टू, विद, इनमें से खाली एक ही है। एट कहीं नहीं दिख रहा है, टू आपको कहीं नहीं दिख रहा है, केवल और केवल क्या मिल रहा है, विद मिल रहा। मतलब एग्री के साथ में अगेंस्ट नहीं आ सकता, एग्री के साथ में अव नहीं आ सकता, इसके साथ में फ्रॉम नहीं आ सकता। तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, वहां पर
विद जाएगा। चाहे वो अग्री होता है, चाहे वो अग्रीज होता है, चाहे अग्रीड होता है या अग्रीइंग होता है, जो भी है आपका, उसके साथ में आप अगेंस्ट, फ्रॉम, अब नहीं लगा सकते। इन तीनों में से आना चाहिए। अगर व्यक्ति है तो विथ आ जाएगा, अगर आपका प्रपोजल है तो टू आ जाएगा, सामान्य कोई और बात है तो आपका एट आ जाएगा किसी भी मुद्दे विशेष के लिए। तो यहां पर जो अपना टर्म बनना है, अपना आंसर बनना है, बताइए वहां पर क्या आएगा? आपका विद आएगा। तो गौर करो यहां पर, जैसे पहले वाला सवाल था आपका एरर का था, ये सवाल किसका है? ये सवाल है आपका कॉमन एरर का। अब कहने को आपके टॉपिक में सीधा सीधा कहीं पर कॉमन एरर सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब ग्रामर लगा दी तो उस ग्रामर के आधार पर, उन पॉइंट्स के आधार पर आपसे एरर छंटवाई जा सकती है या फिर आपकी त्रुटि वहां पर छंटवाई जा सकती है। अगली बात पर आए, आपका सवाल नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अपना टॉपिक, ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका वहां पर डिटरमिनस से जुड़ा हुआ है। परिसीमक शब्द, निर्धारक शब्द, दृढ़ निश्चायक शब्द, इनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मुझे इतना ही देखना है, पहले एक नाउन है उसको मैं चेक कर लेता हूं, टाइम। अब ये टाइम नाउन कैसा है? आपका अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल को अपन हिंदी में लिखना चाहें तो बताओ इसे क्या कह दिया जाएगा? आपका अगणनीय, या फिर बताओ इसे क्या कहा जाएगा? आपका मात्रा सूचक। क्या पढ़ सकते हैं इसे? आपका अगणनीय, या फिर क्या कहा जाएगा? मात्रा सूचक। अब आप कहेंगे सर टाइम तो काउंटेबल है ना? नहीं है भाई। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम को आप हिंदी में बोलना चाहें तो बताओ टाइम को हिंदी में क्या कह देंगे? समय। और या फिर बताओ इसे क्या कहा जाएगा? वक्त कहा जाएगा। आप कभी नहीं कहेंगे मेरे पास में 4 समय है, मेरे पास में 3 समय है, मेरे पास में 2 समय है, मेरे पास में 20 समय है, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। आपको यह बताना पड़ेगा मेरे पास में थोड़ा टाइम है, मेरे पास में ज्यादा टाइम है, कम टाइम है, अधिक टाइम है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये जो टाइम है वो टाइम कैसा है? बताओ आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कह देते हैं, कौन सा? जैसे आपने ये बोला कि सेकंड की बात करते हैं, या फिर आप किसकी बात करते हैं? मिनट की बात करते हैं, या फिर आप किसकी बात करते हैं? बताओ आर की बात करते हैं। तो ये चीज आपके लिए कैसी हो जाएगी? काउंटेबल हो जाएगी, गणनीय, जिसे आराम से गिना जा सकता है। और अगर आप यहां पर बात करते हैं किसकी? बताओ आपका टाइम्स की बात करते हैं, तो टाइम्स को अपन हिंदी में पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका दफा या बार पढ़ा जाएगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, इस तरीके से। तो ये जो स्थिति है ये वापस कैसी हो जाती है? आपकी काउंटेबल। मतलब एक एक सवाल जब आप पढ़ते हो तो इजीली पता कर लोगे आपका। अब मुझे तो टाइम दिया, तो टाइम तो अनकाउंटेबल है। अब मुझे ये देखना है कि अनकाउंटेबल की स्थिति में यहां पर कौन कौन सा आपका रहता है। जैसे यहां पर आपका फ्यू है, तो फ्यू का मतलब क्या है? आपका नए के बराबर। मीनिंग भी देख लीजिएगा, फ्यू को अपन क्या कहते हैं? आपका नए के बराबर, या फिर इसे बताओ क्या कहा जा सकता है? आपका नगण्य। और ये फ्यू अपने आप में कैसा है? बताओ काउंटेबल प्लूरल है। काउंटेबल का मतलब गणनीय, संख्यावाची, और साथ में प्लूरल। प्लूरल का मतलब कैसा है? आपका बहुवचन है। जब मेनी की बात करते हैं तो मेनी का हिंदी मीनिंग लेते हैं, तो बताओ मेनी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपका बहुत सारे। क्या पढ़ेंगे इसे? आपका बहुत सारे। और ये भी अपने आप में कैसा है? बताओ आपका काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब आपका गणनीय, और प्लस में कैसा है? आपका प्लूरल है। और जब आप एफ्यू की बात करते हैं तो एफ्यू का मतलब क्या होता है? आपका थोड़े लेकिन कम। क्या पढ़ेंगे भाई इसे? आपका थोड़े लेकिन कम। और या इसे क्या पढ़ा जा सकता है? आपका आवश्यकता अनुसार। बताओ क्या पढ़ेंगे इसे? आपका थोड़े लेकिन कम, या फिर आपका आवश्यकता अनुसार। ठीक है, और ये भी जो पार्ट है आपका एफ्यू वाला, बताओ ये भी कैसा है? आपका काउंटेबल प्लूरल है। ठीक है, अब इसमें ये तीनों ही क्या हो गए? आपका काउंटेबल हो गए। अकेला बच्चा अपने पास में कौन सा? मच। और मच को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा कहते हैं। और यह काउंटेबल अनकाउंटेबल में से आप पढ़ेंगे तो कैसा है? अनकाउंटेबल है, मतलब अगणनीय है, मात्रा सूचक है। और अनकाउंटेबल आप सारे ही जानते हैं हमेशा कैसा होता है? आपका सिंगुलर होता है। तो यहां देखो अपनी बात टाइम है। पहली बात तो टाइम यहां पर क्या है?
अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल हमारे पास में एक ही है। और दूसरी बात देखो, हैज लगा हुआ है तो बहुवचन या एक वचन, तो ये अनकाउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। बाकी तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। मतलब ये बाकी तो अपने आंसर होने से रहे, मेनी नहीं हो सकता है, एफ्यू नहीं हो सकता है, फ्यू नहीं हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मच वहां पर बन जाएगा। ये अपना इसका आंसर। देखो किसी भी सवाल को निकालते हो तो इतनी डिटेल्ड नोशन के साथ में आप एक परिपक्वता के साथ में उसका जवाब देना सीखिए, ताकि सारी चीजें आप निकाल लेते हैं तो आप अपने आप को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर किसी सवाल को करते समय 3 ऑप्शंस गलत हैं और तीनों ऑप्शंस की आप बात वहां पर कर देते हैं तो आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल में आइए, चूज द करेक्ट टेंस। टेंस का सवाल पहले भी पूछा गया है, एक बार फिर से आपके पास में क्या आ रहा है, टेंस का सवाल आ रहा है। मतलब टेंस वाला टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर अगले ने क्या पूछा, आई ब्लैंक हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। मैंने उस लड़की या उस औरत को देखा, क्या देखा, बड़े या वृहद या अलग अलग स्तर पर प्रयास करते हुए, ताकि वो अपने जो असाइंड टास्क हैं, सौंपे गए जो कार्य हैं, असाइंड का मतलब क्या होता है आपका वहां पर, सौंपे गए, क्या बोलेंगे इसे आपका बताइए, सौंपे गए। और यहां पर जो आपका टास्क है, बताओ टास्क का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके कार्य हैं, ठीक है, उसको वहां पर वो बेहतर तरीके से पूरा कर रही है। तो यहां देखो इसमें हमें कोई पहचान का वर्ड नहीं दिया है, हमें कोई टेंशन भी नहीं है, पहचान का वर्ड नहीं दिया तो भी अपन आराम से अपना आंसर निकाल लेंगे। बताओ यहां पर अपने पास में लास्ट में क्या दिया है, सीन दिया है। सीन क्या है, वो आपका थर्ड फॉर्म है। ये कब आता, जब हैज हैव हैड होता, विल हैव होता, शैल हैव होता, या फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में होता, या बीन प्लस थर्ड फॉर्म में पैसिव में होता। ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो सीधा तो ऐसा हो नहीं सकता कि सब्जेक्ट के साथ में आप आपका थर्ड फॉर्म लगा दें, ऐसा कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। फिर अगली बात, यहां पर बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है पैसिव में, लेकिन बी के साथ में आ रहा तो पहले कोई विल या शैल या कैन या मे ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फिर देखो बीन क्या है, थर्ड है, सो क्या है, सेकंड, तो ये तो कोई मेल बना ही नहीं आपका, तो तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट गए, ऑटोमेटिकली आपके क्रॉस हो गए। तो अपने पास में आंसर क्या आ गया बताओ, सो आ गया। मतलब मैंने उस लड़की या उस औरत को बड़े से बड़े प्रयास करते हुए देखा कि वो अपने सौंपे हुए कार्यों को पूरा कर रही थी। तो यहां जो अपना आंसर निकल कर आया वो क्या आएगा, सो। देखो बिना किसी पहचान के निकल रहा है, कोई पहचान नहीं थी, उसके बावजूद भी आप ऑप्शन पे गए, आराम से आपको आंसर मिला है। अगली बात पे अपन आते हैं, आपका सवाल नंबर 17 का, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। आपको सही विलोम शब्द चुनना है। अब ये विलोम शब्द का अपन ने 17 सवाल देखे, उनमें से तीसरी बार ये सवाल आपको विलोम शब्द का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक एक करके आपको पहले तो इनके अर्थ जानने हैं, और अर्थ अगर आप जान पाते हैं तो उसके बाद में प्रॉब्लम है ही नहीं, इजीली आप क्या निकाल लेंगे, अपना एंटोनिम ढूंढ लेंगे या फिर विलोम शब्द वहां पर ढूंढ लेंगे। पहले तो ये बताइए कि अपना जो शब्द है वो क्या है, बताओ आपका रेयरली। रेयरली के मायने क्या होते हैं, दुर्लभ तरीके से, एक तरीके से जो कभी कभार होता है। बताओ अगर इसे पढ़ते हैं अपन तो क्या कहेंगे, बताओ आपका कभी कभार, क्या बोलेंगे इसे आपका कभी कभार, ठीक है। अब अगले टर्म में अपन आएंगे तो इस टर्म में वहां पर 1 बाय 1 इनका मीनिंग देख लीजिएगा। अगला जो शब्द है ये तो ऐसा ना कभी कभार मतलब रोज नहीं होता, हमेशा नहीं होता है। अब अगला वर्ड इसमें इन्हीं से मिलता जुलता, हमें इसका विलोम शब्द चाहिए, ठीक है, जो वहां पर बिल्कुल अलग होता है। हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से। इसका अर्थ अपन लेना चाहें तो इसे क्या कहेंगे, बड़ी मुश्किल से, मतलब हमेशा नहीं होगा, कभी कभार इससे मिलता जुलता ही है। किससे मिलता जुलता है आपका, कभी कभार से। वो भी आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, वो भी सेमी निगेटिव, ये भी सेमी निगेटिव है आपका, ठीक है। फिर अगली बात इसके अंदर कौन सी आ रही है आपका, डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब क्या होता है, जो निश्चितता के भाव में आता है उसे क्या कहते हैं अपन, डेफिनेटली कहते हैं। तो डेफिनेटली को हिंदी में अगर आप बोलना चाहेंगे तो बोलिए जरा, हिंदी में इसे क्या कह देंगे, निश्चित रूप से। बताइए क्या टर्म पढ़ेंगे इसे आपका वहां पर, निश्चित रूप से, वो क्या है आपका, डेफिनेटली है, ठीक। फिर अगली बात अपन लेते हैं आपका वहां पर फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जो कोई घटना बार बार घटित होती है उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंटली। अपन क्या बोलेंगे, अक्सर कह दें, बार बार कह दें, लगातार कह दें। आप इसे बार बार कह सकते हैं, आप इसे अक्सर कह सकते हैं,
आप चाहें तो इसे क्या कहा जा सकता है, आपका लगातार भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर एक और शब्द अपने पास में बचता है, देखिए जरा कौन सा है आपका वहां पर, पीरियोडिकली। अब आप भी इसमें अंदाजा लगाइएगा कि अपने पास में ये जो टर्म आ रहा है वो टर्म क्या मीनिंग देगा, समय समय पर, कभी ना कभी, जब तब। ये क्या मीनिंग देता है आपका, आप इसे पढ़ सकते हैं समय समय पर, समय समय पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कभी कभी, या फिर आप ये कह सकते हैं जब तब, मतलब हमेशा नहीं। अब सवाल क्या है कि रेयरली का एंटोनिम ढूंढना। रेयरली मतलब कभी कभार, तो कभी कभार से मिलता जुलता तो ये है, बड़ी मुश्किल से मतलब रोज तो होता ही नहीं है। ठीक है, पीरियोडिकली ये भी समय समय पर होता है, अवधि के आधार पर, रोज तो ये भी नहीं होता। अब दो ही बचे आपका, डेफिनेटली। तो डेफिनेट तो है, निश्चित मतलब किसका उल्टा है, अनिश्चित का उल्टा है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बार बार। ये कभी कभार होता है, फ्रीक्वेंटली क्या होता है, बार बार। तो ये रेयरली वाला पार्ट है वो डेफिनेटली से नहीं जुड़ा हुआ होगा आपका एंटोनिम में। ये एंटोनिम में किससे चला जाएगा, आपका फ्रीक्वेंटली से चला जाएगा। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बार बार होता है, और आपका जो रेयरली वाला हिस्सा आता है वो किसके लिए, कभी कभार के लिए। मतलब जैसे महीने में 2-4 दिन है और ये महीने में बार बार, ये साल में आपका 1-2 महीने है, ये साल में पूरा 12 महीने आपका। इस तरीके से इसका उल्टा देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, चेंज द नरेशन। अब देखो नरेशन का अब तक पहली बार सवाल आया है, एक आपका वॉइस का पूछा हुआ है, एक आपका नरेशन का पूछा हुआ। अभी तक जितने सवाल अपन ने निकाले, सवाल ये है आपका, मस्ट यू गो सो सून, क्या आपको इतना जल्दी चले जाना चाहिए। आई सेड, मैंने पूछा। इन्होंने क्या किया कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है उसे बाद में रख दिया और जो रिपोर्टेड स्पीच वाला है उसे पहले रख दिया। तो आप गौर करें, आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो आरवी वाला हिस्सा हमेशा पहले आएगा, तो उसे पहले ले आओ। ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में जो सैड है बताओ किस में चला जाएगा, आस्ट में चला जाएगा। तो अपन बनाते हैं जरा, यहां पर पहले आई को ले आएंगे और सैड किस में गया, आपका आस्ट में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद में आपको देखना है कि यहां पर ये शुरू किससे हुआ है, मॉडल से शुरू हुआ है। तो मॉडल से शुरू होने वाला अपना कनेक्टर या संयोजक शब्द क्या लेता है, इफ लेता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इफ। फिर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट वहां देखूंगा कि ऑप्शन में अगले ने क्या मान रखा है। भाई नहीं है तो चेंज तो करना पड़ेगा, और चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं है तो आप मान लीजिए। अब आपका ध्यान जाना चाहिए ऑप्शन के ऊपर। इसमें ऑब्जेक्ट हिम माना है, इसमें हिम माना है, इसमें हिम माना है, इसमें हिम माना है। तो हम भी बताओ ऑब्जेक्ट यहां पर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आपका हिम मान लेंगे। क्या बना, आई आस्क्ड हिम। फिर उसके बाद इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग, बताइए किस में जाएगा, ही में जाएगा। फिर मस्ट मॉडल है तो मस्ट का वापस क्या रहेगा, आपका मस्ट ही रहना चाहिए। और मॉडल के साथ में बताओ क्या है आपका वहां पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या बताओ, आपका गो है, और उसके बाद वाले हिस्से में आपका सो सून है। लेकिन ये ध्यान रखना, कई बार जो पहली प्राथमिकता होती है वह पहली प्राथमिकता आपको पेपर के ऑप्शन में नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 क्रॉस करते जाइए कि यहां पर इससे जुड़ता हुआ कोई और भी आंसर है क्या। आई आस्क्ड हिम गो सून, कहीं नहीं मिल रहा। देखो इफ कनेक्टर आना चाहिए, नहीं है। और प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में टोल्ड का कोई काम होगा ही नहीं, यहां भी नहीं होगा। अब ये तो पता चल गया आंसर ये है। ठीक है, लेकिन ये आंसर आया कैसे, इसको आपको परखना है। वो देखिएगा जरा, अगर आपकी टर्मिनोलॉजी की मैं बात करता हूं तो यहां जो मस्ट का सेक्शन आपके पास आता है, उस मस्ट के सेक्शन के अंदर 3 बातें आपके पास में हैं। जो पहली स्थिति है, मस्ट किसके बराबर हो सकता है, आपका हैज टू या हैव टू के बराबर। किसके बराबर होगा, हैज टू या हैव टू के बराबर। फिर यहां पर अपन दूसरी बात करेंगे तो वो जो टर्म अपने पास आता है वो किसके बराबर जाएगा, हैड टू के बराबर। तो ये जो टुकड़ा है बताओ ये किस में जाएगा, आपका वहां पर प्रेजेंट टाइम में। फिर इस टुकड़े की अपन बात करते हैं तो बताओ ये टुकड़ा किस में जाएगा, आपका पास्ट टाइम में। फिर यहां पर इसकी अपन बात करते हैं तो ये हिस्सा किस में चला जाएगा, आपका फ्यूचर टाइम में, जिसमें अपन ये किसके बराबर मानेंगे, विल हैव टू या फिर आपका शैल हैव टू। ये लीजिए, अब ये जो टुकड़ा है वो किस में जाएगा, आपका फ्यूचर टाइम में चला जाएगा या फिर भविष्य वाली स्थिति में चला जाएगा। तो मस्ट का मस्ट होना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो हमें ध्यान देना है प्रेजेंट टाइम में उसे क्या मानना है, हैज टू हैव टू। पास्ट टाइम में क्या मानना है, हैड टू। और फ्यूचर टाइम में क्या मानना है, विल हैव टू या शैल हैव टू। तो देखो यहां पर ये 3 तो गलत हो गए। अब यहां चेक करो इन्होंने क्या मान रखा है,
हैड टू मान रखा, तो ये हैड टू है वो किसके बराबर है आपका, मस्ट के बराबर है। तो अपना सोल्यूशन आ गया, मिलाइए, आई, आस्ट, हिम, इफ, ही, मस्ट को किसके बराबर, हैड टू, और बचा हुआ गाओ सो सुन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 4 का हो जाएगा। फिर अगली चीज पर चलते हैं अपन, वहां पर सवाल नंबर 19 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपको चुनना है। और यहां पर ये जो टर्म आपको दिया जा रहा है ये वापस किससे जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज्ड वोकेबलरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ, कंफ्यूज्ड वोकेबलरी से। मतलब हमें इन सब का क्या आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। हमारे पास में जो शब्द आ रहे हैं वाक्य में उनका अर्थ तो आना ही आना चाहिए, और उसके साथ साथ में हमें यह पता होना चाहिए कि ऑप्शन में दिए हुए शब्द हैं उनका मीनिंग क्या है। यहां पर देखो, पहला शब्द है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, वेदी। जैसे कोई भी मंदिर है या कोई पूजा स्थल है, उस पर जो आपका एक बाहर मूर्ति के नीचे की साइड में एक चबूतरा सा बना हुआ रहता है, एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ रहता है, उभरा हुआ स्थान रहता है, जहां पर आप भी पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, या फिर अपना माथा टेकते हैं आपका, उसे वेदी कहा जाता है। या फिर एक ऐसी वेदी जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है आपकी, वो चबूतरा भी किस में आएगा, आपका आल्टर में आएगा। और ये जो दूसरा आल्टर है, इसका मतलब क्या होता है आपका, परिवर्तन करना, बदलाव करना, या फिर आपका चेंज करना। मतलब पहले से कुछ बना हुआ है, उसके अंदर आप क्या करें, चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहां पर इस शब्द को काट के कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, आल्टर कर रहा हूं। वेदी वाले में ALTAR है और परिवर्तन करने वाले में ALTER है। ये मोटा फर्क है। फिर अगला अमेंड, ये देखना दोनों देखो मिलते जुलते, मतलब क्वेश्चन का आंसर तो अपने को वही मिलेगा, लेकिन फिर भी दो शब्द अपने को सीखने को और मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर टर्म आपके पास में क्या है, अमेंड करना। अमेंड का मतलब क्या होता है, किसी कार्य विशेष में आप क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। जैसे आपने कोई नियम बना लिया, अब उस नियम के साथ में आप क्या करेंगे, वहां पर संशोधन करने वाला काम करेंगे, वो किस में जाएगा, अमेंडमेंट। बोलते हैं ना, अमेंडमेंट हो गया, इस नियम के अंदर संशोधन किया गया है। फिर अगले टर्म में अपन लेते हैं, तो जो नेक्स्ट टर्म आपके पास में आता है, बताओ वो क्या है, आपका एन्यू है। एन्यू को अपन क्या बोलते हैं, आपका जो आपके नए सिरे से आता है। एन्यू का हिंदी मीनिंग लेते हैं, तो बताओ ये एन्यू वाला किस में चला जाएगा, आपका नए सिरे से, ठीक है, या नए तौर पर, वो किस में चला जाएगा, एन्यू में चला जाएगा। अब सुनिए जरा क्या कहा, द टेलर वॉज ऑर्डर्ड, दर्जी को इस बात का आदेश दिया गया कि वो क्या करें, बताओ आपका वहां पर शर्ट को, शर्ट का मतलब कमीज को करे, तो कमीज को करे क्या, वो आपका बताओ वेदी पर ले जाए, नए सिरे से, कमीज तो बन गया, तो नए सिरे से कहां बनेगा, संशोधन। संशोधन कोई कानून थोड़ी आपका, बल्कि परिवर्तित करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंज। जैसे टाइट है, थोड़ा सा टांका खोल के आपका ढीला करेगा, या फिर ढीला है तो उसे आपका अलग से टांका लगाकर टाइट करेगा, लंबा है तो फिटिंग में लेकर आएगा, तो कुछ ना कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं वो करेगा। तो बताओ चेंजेस के लिए यहां पर जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, आपका ऑल्टर, ALTER वाला आएगा। तो इजीली आपका आंसर निकल गया, कौन सा, ऑल्टर, क्योंकि बाकी इसमें नहीं लगेंगे। वहां पर कोई वेदी वाली बात नहीं है, वहां कोई संशोधन वाली बात नहीं है, कोई नए सिरे वाली बात वहां पर नहीं है। अब एक सवाल के लिए मैं आपको वक्त देकर आपसे पूछता हूं कि देखिए आप में से कितनों का सही आता है, अपने आप को मैच करने की कोशिश करना। आपके पास में ये सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस किस टॉपिक का है, क्या है, वो आपको वहां पर पता करना है। देखिए जरा, और फिर मैं आपको कुछ सेकंड्स के गैप के बाद में वहां पर इसका आंसर दे, उम्मीद करता हूं कि किया होगा आपने। अब देखिए, पहले भी अपने पास में एक नरेशन का सवाल आया था, और इस बार फिर से आराम से पता चला होगा सवाल किसका है, नरेशन का। कहीं पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है आपका, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसका अंदाजा हो जाना चाहिए कि यह सवाल किसका है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। देखो क्या है, ये आरवी का हिस्सा आ गया, और ये किसका आ गया, आपका RS वाला हिस्सा आ गया। अब गौर करो, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, मतलब असर्टिव है, तो असर्टिव में सेड का सेड आना चाहिए, अगले ने दे रखा आपको, फिर जोड़ने के लिए दैट आ गया, ये भी बढ़िया बात है, दे रखी है। आई फर्स्ट पर्सन मतलब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, तो क्या आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हैज हैव किसमें चेंज होता है, आपका हैड में चेंज होता है, तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, बताओ हैड, फिर पार्टिकल क्या आ जाएगा, बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या है आपका वहां पर, वेटिंग, और उसके बाद वाले टर्म में यहां पर क्या लग जाएगा, बताओ आपका फॉर एजिज। इस तरीके से ये टर्म आपका नीडेबल है, ठीक है। तो यहां गौर करो कि अपने को ये ढूंढना है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजिज, कि कहां है। देखो इस पहले वाले में क्या दे दिया,
आई आना ही चाहिए था। दूसरे में ही है, बिल्कुल है, हैड है, बीन है, वेटिंग है, वेटिंग, फॉर एज इज सही आ रहा है। फिर नीचे वाले में देखो यहां गलती क्या है, वॉज दे दिया, फिर यहां वापस क्या दे दिया, आई और हैव दे दिया, तो 3 कट गए ना आपका। तो इजी वे में आपका आंसर निकल आया कौन सा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एज इज। अब आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये असर्टिव है और आई का ही में जा रहा है, हैव का हैड में, 2 चीजों का पता है तो आपका आंसर आराम से निकल आया। चलिए अगले सवाल की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको वहां पर सही विकल्प चुनना है। ये फिर से सवाल किसका है भाई, प्रेपोजिशन का है। सबसे ज्यादा बार जो सवाल आ रहा है वो बताइए किसका आ रहा है आपका वहां पर, प्रेपोजिशन का आ रहा है, मतलब पूर्व सर्ग या समुच्चय बोधक अव्यय का आ रहा है। ये जो प्रेपोजिशन होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका, पूर्व सर्ग कहते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलेंगे इसे आपका, समुच्चय बोधक अव्यय, इसके साथ में से पढ़ दिया जाएगा। अब अगले ने कहा क्या आपका, कि श्याम इज इंडेटेड टू यू योर हेल्प, कि श्याम है वो आपके लिए क्या है वहां पर, ऋणी है, एहसानमंद है। और किस बात के लिए एहसानमंद है आपका बताइए जरा, कि वह आपका काम करने के लिए वहां पर एहसानमंद है। ठीक है, और ये एहसानमंद के साथ में आपको आगे पूछा है, और क्या पूछा है वहां पर आपका प्रेपोजिशन में, कि आप प्रेपोजिशन लगाएंगे क्या। तो जो मीनिंग निकल रहा है, अगर उस मीनिंग का आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब गौर आपको यही करना है कि आप इसमें छांट पाते हैं या फिर नहीं छांट पाते। तो गौर ये करना आपका, अगले ने क्या दिया, कंफ्यूजन तो यही था जो तो इसने दूर कर रखा है, कौन से वाला, कि इंडेटेड है, इसके साथ में क्या आना चाहिए, मतलब श्याम ऋणी है, ऋणी नहीं पढ़ें तो बता दीजिए इसे क्या पढ़ सकते हैं आपका वहां पर, एहसानमंद पढ़ सकते हैं। ऋणी नहीं पढ़ें तो क्या पढ़ा जा सकता है आपका, एहसानमंद पढ़ सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं आपका वहां पर, इसे कृतज्ञ कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है आपका, कृतज्ञ कहा जा सकता है। इसे मैं इस तरीके से लिख दूं तो और भी अच्छा रहेगा आपका, एहसानमंद, इस तरीके से ये लीजिए। तो श्याम है वो इतना एहसानमंद है, आपका इतना एहसान मानता है क्योंकि आपने उसकी मदद की थी। तो किस लिए, उसका एहसान मानने के पीछे जो पर्पस है, पर्पस का मतलब उद्देश्य, पर्पस नहीं पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे इसे, पर्पस पढ़ेंगे। और पर्पस को अपन हिंदी में क्या कह देंगे, उद्देश्य। और उद्देश्य बताने के लिए जो प्रेपोजिशन आपको काम में लेनी होती है वो कौन सी है, फॉर। देखो सवाल तो अच्छा यहां बनता, अगला फॉर तो आपको देता, इंडेटेड के साथ में क्या पूछता, टू पूछता। ये फिक्स है, याद कर लेना, यहां से पूछा हुआ तो अब की बार सवाल यहां से उठ सकता है कि इंडेटेड के साथ में क्या आ सकता है आपका वहां पर, टू आ सकता है। ठीक है, और ये गौर करना, अपने पास एक शब्द है जो मैं लिख रहा हूं, शब्द आपका है DEBT, और इसे आप पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पढ़ना है, कौन सा, डेप्थ नहीं पढ़ना है। बताइए क्या नहीं पढ़ेंगे इसे आपका वहां पर, डेप्थ नहीं पढ़ेंगे। अगर इस टर्म को आप वहां पर लेते हैं तो ये जो अपने पास में टर्म आता है ये डेप्थ आएगा या फिर आपका डेट आएगा, डेट आएगा। और डेट को अपन हिंदी में बोलते हैं तो बताइए हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा आपका, ऋण कहा जाएगा, या फिर बताओ इसे क्या कह दिया जाएगा, कर्ज कह दिया जाएगा। लेकिन उच्चारण डेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, डेट। तो वैसे डेट से इन जुड़कर और एडी जुड़कर क्या बन गया, इनडेटेड। इसका उच्चारण सुनिएगा, बिल्कुल अलग थलग उच्चारण आपका आएगा, और इसे क्या पढ़ दिया जाएगा वहां पर, इनडेटेड पढ़ दिया जाएगा। ठीक है, कि श्याम है वो एक तरीके से ऋणी है, एहसानमंद है आपका, क्योंकि आपने उसकी उद्देश्यात्मक स्तर पर या फिर एक अच्छे लेवल के आधार पर जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद आपने की है। तो उस उद्देश्य विशेष को बताने के लिए क्या आएगा आपका, फॉर आएगा, कि आपकी मदद के लिए, आपकी मदद की खातिर, आपकी मदद के बिना के ऊपर, ऐसा आपको बताया गया। तो यहां पर देखिएगा टू नहीं आएगा, यहां पर आपका फ्रॉम नहीं आएगा, यहां पर आपका एट नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल आएगा। और बताओ ये आंसर कौन सा है आपका वहां पर, फॉर रहेगा। बताओ क्या पढ़ेंगे से आपका, फॉर पढ़ देंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला, इसे समझिएगा कि श्याम है वो आपके लिए क्या है, ऋणी है, एहसानमंद है, या फिर कृतज्ञ है आपकी मदद के लिए।
ठीक है, तो यहां पर टू, फ्रॉम, एट, ठीक है, इनमें से नहीं आएगा, कौन सा आएगा आपका वहां पर 4 आ जाएगा। तो अभी तक जो आपने सवाल किए हैं उन सवालों से आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर जब भी अपन पढ़ रहे हैं तो वहां पर सवाल की वैरायटी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन वैरायटी अच्छी आने के साथ साथ में एक चीज है कि सवाल का लेवल क्या नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सिंपल या जनरल इंग्लिश आप जानते हैं तो वहां पर ऐसी समस्या आपके पास में नहीं रहेगी कि आप ये सवाल नहीं निकाल पाए। आपने गौर किया हो तो वॉइस का सवाल अभी तक जो अपन ने सवाल पढ़े 21 भाई 2 क्लासेस के अंदर, उनमें 1 बार पूछा गया है। नरेशन का सवाल आपका 1 से ज्यादा बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा सवाल किसका पूछा गया है आपके लिए, वहां पर सबसे ज्यादा सवाल प्रेपोजिशन का और साथ में एंटोनिम का पूछा गया है। बीच में एक सफिक्स का सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला सवाल भी 2 के आसपास पूछा हुआ है। सिंटेक्स का सवाल भी आपसे 1 बार पूछा हुआ है। डिग्री का सवाल भी आपसे वहां पर पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब सारे टॉपिक्स को टच किया जा रहा है, लेकिन जो ज्यादा गुंजाइश है वो किसकी है आपकी, एंटोनिम की है, प्रेपोजिशन की है, ठीक है, या एक्टिव पैसिव वॉइस की है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी आपकी रह सकती है, मान सकते हैं, या फिर आपका एंटोनिम या प्रीफिक्स सफिक्स वाला पार्ट है उसकी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप कई बार पूछते हैं ना कि सर कौन से टॉपिक अपन ज्यादा तैयार करें, तो आप तैयार करें वहां पर एंटोनिम का, प्रीफिक्स सफिक्स का, साथ में आप तैयार कर लें। एंटोनिम तैयार हो रहा तो सिनोनिम तो आपको देखना ही पड़ेगा हल्का सा। इसके अलावा आप वॉइस को तैयार करें, नरेशन को तैयार करें और प्लस में आपका प्रेपोजिशन को तैयार करें। इनसे सवाल बनने की उम्मीद होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर कोई टॉपिक सारे हल्का हल्का टच करके चला जाता है या चली जाती है तो वहां पर उसके गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। 4 के 4 सवाल वो सही आराम से करके आ जाएगा, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सरफिशियल वे में ऊपर से अगर आप उसे एक बार छूकर चले गए तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी है। जैसे आप अगर एक सवाल को उठाकर देखते हैं तो सवाल आपके पास में से पैसिव वाला आया, तो आपको यह पता कि पैसिव बनता किससे है, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे एक सवाल मैंने लिया है, ये किससे बनता है, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। अगर ये पता है तो आप गौर करें, यहां पर अपने पास में ये बी फॉर्म नहीं है, ये कट गया। यहां पर देखो बी प्लस थर्ड है, लेकिन यहां पर ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, कट गया। फिर यहां पर ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर वहां पर देखने को मिल जाता है, तकलीफ नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से भी आपको काफी इन्हांसमेंट मिला होगा, लेकिन अभी भी चिंतित मत होइए, कुछ सवाल मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा प्रीवियस एग्जामिनेशन की अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी दोस्तों से हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से इजाजत चाहूंगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इंतजार करिए अपनी अगली क्लास का, जहां पर आपको मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो आपको इवेल्युएट करने में, अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन देने में, अपना सेल्फ एग्जामिन करने में बड़े ही रुचिकर और साथ में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए सवालों के साथ में जो कि आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे हुए। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार।